हमारी कई रेगुलेटरी समस्याएं एफएसएलआरसी से हल हो सकती है। इंश्योरेंस पॉलिसी से शिकायत हो या फिर म्यूचुअल फंड से, आपको अलग अलग एजेंसियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बशर्ते सरकार एफएसएलआरसी यानी फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन की सिफारिशें मान ले। तो क्या है कमीशन की सिफारिशें, इससे कैसे बदलेगी पूरी फाइनेंशियल सेक्टर की तस्वीर, कैसे दूर होगी आम लोगों की दिक्कतें, इसी पर पेश है हमारी ये खास सीरीज। 20,000 करोड़ रुपए के इस शारदा घोटाले की जांच में इन दिनों आधा दर्जन एजेंसियां जुटी हैं। लेकिन हर कोई इस बात पर एकमत है कि शारदा जैसे घोटाले की बड़ी वजह है पर्याप्त कानून का अभाव और किसी एक एजेंसी के जिम्मे ऐसे कारोबार का नहीं होना। ऐसे में आगे भी ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों जरूरी है एफएसएलआरसी के सुझाव पर अमल? मौजूदा रेगुलेटरी सिस्टम को देखें तो जो शारदा की किस्म की पॉन्जी स्कीम्स हैं वो साफ साफ किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर नहीं आती हैं। जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चिट फंड्स को देखना, सेबी देखता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को और आरबीआई बाकी के नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को। तो इस टूटे हुए स्ट्रक्चर में काफ़ी आसान है किसी के लिए अपने बिजनेस को इस तरह से स्ट्रक्चर करना कि वो साफ साफ किसी भी रेगुलेटर के अंडर ना आए। एफएसएलआरसी के सुझाव कैसे रोकेंगे शारदा जैसे घोटाले? एफएसएलआरसी ने जो ड्राफ्ट इंडियन फाइनेंशियल कोड बनाया है उसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फाइनेंशियल सर्विस की डेफिनेशन इस तरह से दी गई है कि आज के डेट में हम जितने भी प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज को समझ सकते हैं और जानते हैं वो सभी इस एक डेफिनेशन के अंदर कवर्ड हैं। ये भी तो इसमें चाहे कि आप डिपॉजिट ले रहे हो किसी से या कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम चला रहे हो, ये सभी कुछ एक फाइनेंशियल सर्विस के अंडर आएगा और इसको रेगुलेट किया जाएगा पूरी तरह से। ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी एक्टिविटीज आए जिनके बारे में हम आज सोच नहीं सकते, क्योंकि फाइनेंस एक बहुत ही इनोवेटिव फील्ड है। तो उसको एड्रेस करने के लिए एफएसएलआरसी ने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर होनी चाहिए कि वो रूल्स बना के किसी भी नई एक्टिविटी को प्रोडक्ट और सर्विस के डेफिनेशन के अंदर ऐड कर सके। दो रेगुलेटर के बीच का ग्रे एरिया कैसे हटेगा? आज के डेट में कई रेगुलेटर्स हैं, पर एफएसएलआरसी का ये मानना है कि सिर्फ दो रेगुलेटर्स होने चाहिए। एक तो आरबीआई जो अभी की तरह बैंक्स और पेमेंट सिस्टम्स को रेगुलेट करेगा, और दूसरा एक यूनिफाइड फाइनेंशियल अथॉरिटी जो बाकी के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में जितने भी एक्टिविटीज हैं उन्हें रेगुलेट करेगा। तो चाहे वो किसी तरह के इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हो, पॉन्जी स्कीम्स हो, चिट फंड्स हो, वो सब एक रेगुलेटर्स के अंडर आएंगे और वो रेगुलेटर पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल रहेगा उन्हें देखने में। एफएसएलआरसी यानी फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन की सिफारिशें मान ली गई तो इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर ऐसे दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने पर एजेंट का कमीशन तय नहीं होगा, बल्कि लोगों को वो कितनी सही सलाह देते हैं इस पर कमीशन तय होगा। इतना ही नहीं, प्रोडक्ट बेचने में ग्राहकों को गुमराह करने में मुश्किल हो जाएगी। ग्राहकों को गुमराह कर किसी प्रोडक्ट को बेचने का धंधा कितना खौफनाक हो सकता है, इसकी मिसाल है यूलिप यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। एक अनुमान के मुताबिक इस यूलिप की मिस सेलिंग की वजह से करीब 1.5 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। आज भी बाजार में ऐसे तमाम प्रोडक्ट हैं जिसकी हकीकत कंज्यूमर को जब तक पता चलती है तब तक वो अपनी बचत गंवा चुका होता है। कई बार तो ग्राहकों को प्रोडक्ट की सही जानकारी नहीं दी जाती है। इन सबसे बचने के लिए एफएसएलआरसी के सुझाव काफी अहम है। कंपनियां कंज्यूमर को गुमराह नहीं कर सकेंगी। खासतौर से मिस सेलिंग के बारे में एफएसएलआरसी का एक तो ये कहना है कि जब कोई भी बेचने वाला कुछ भी प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को दे तो उसके बारे में पूरी डिस्क्लोजर्स कंज्यूमर को मिलनी चाहिए कि ये क्या प्रोडक्ट है, इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपको कितना पे करना पड़ेगा, इसके बाद मैच्योरिटी कब है प्रोडक्ट की। ये सारी डिस्क्लोजर आपको पूरी तरह से कंज्यूमर को करने पड़ेंगे। छोटे कंज्यूमर का खास ख्याल।
ये भी कमीशन ने समझा है कि कुछ तरह के कंज्यूमर्स के लिए, जो कि रिटेल कंज्यूमर्स कहलाते हैं, सारे इंडिविजुअल्स या छोटे बिजनेसेस, उनके लिए ये सिर्फ डिस्क्लोजर काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि फुल डिस्क्लोजर के बाद भी कंज्यूमर सही डिसीजन शायद ना ले पाएं। इसके लिए कमीशन ने क्या कहा है कि एक सूटेबिलिटी असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है को जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करे तो उनको समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर की क्या ज़रूरतें हैं, क्या परिस्थितियां हैं, और इस सब के हिसाब से ही उन्हें वो प्रोडक्ट सजेस्ट करें जो उनके लिए बिल्कुल सही बैठता है। तो ये सूटेबिलिटी असेसमेंट का बर्डन, जो अब कभी हम कहते हैं कि बायर बिवेयर, कि कंज्यूमर को ध्यान रखना चाहिए, उसके बजाय वो सेलर बिवेयर कर दिया है कि बेचने वाले को ध्यान रखना पड़ेगा कि कंज्यूमर के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। एजेंट को कमीशन नहीं, फीस दी जाएगी। FSLRC ने इस बारे में काफ़ी सोच विचार किया है और ये करने के बाद उन्होंने कई मैकेनिज्म सजेस्ट किए हैं जिससे ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स रेगुलेट हो सके। पहला तो उन्होंने ये कहा है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप बेचने जाएं तो अगर किसी प्रोडक्ट डेवलपर जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी और प्रोडक्ट सेलर जैसे एजेंट या बैंक के थ्रू अगर सेलिंग हो रही है, उनके और कंज्यूमर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा मान्यता और प्रेफरेंस दी जाए, ये ज़रूरी किया गया है। दूसरा ये है कि रेगुलेटर को पावर दी गई है कि वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स को रेगुलेट कर सके। तो अगर रेगुलेटर को लगे कि किसी सेक्टर में या किसी प्रोडक्ट के लिए कमीशन स्ट्रक्चर सही नहीं है और इसकी वजह से बहुत सारी मिस सेलिंग हो रही है या कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है, तो रेगुलेटर ये कह सकता है कि आप इस कमीशन स्ट्रक्चर को बदल दें, या तो ये भी कि कमीशन स्ट्रक्चर हो ही ना और इसमें सिर्फ फी बेस्ड स्ट्रक्चर हो कि कंज्यूमर ही फी भरेगा और कंज्यूमर ही सर्विस लेगा। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई शिकायत है तो आप IRDA के पास जाते हैं, बैंक से कोई शिकायत है तो RBI या बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाते हैं। ऐसे ही हर सेक्टर की शिकायत के लिए हर अलग एजेंसी के चक्कर आपको लगाने होते हैं। और अगर ऐसे किसी शिकायत का लेना देना एक के बजाय 2 रेगुलेटर के पास हो तो फिर आपकी मुश्किल दोगुनी हो जाती है। FSLRC यानी फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन ने जटिल समस्याओं को दूर करने के लिए सिंगल रिड्रेसल एजेंसी का सुझाव दिया है। आपके क्रेडिट कार्ड पर अक्सर इंश्योरेंस कवर के लिए ऑफर आते होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर इंश्योरेंस कवर का क्लेम लेने में कोई दिक्कत आएगी तो आप किस एजेंसी के पास जाएंगे? इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर IRDA के पास, या फिर क्रेडिट कार्ड को रेगुलेट करने वाली RBI या बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास? जैसे जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च होते जा रहे हैं, ऐसी उलझनें और बढ़ती जा रही हैं और साथ में बढ़ती है कंज्यूमर की परेशानियां। लेकिन FSLRC के सुझाव मान लिए गए तो आपको सभी शिकायतों के लिए एक ही एजेंसी के पास जाना होगा। FSLRC ने यूनिफाइड फाइनेंशियल रिड्रेस एजेंसी का सुझाव दिया है। शिकायतों के लिए सिर्फ एजेंसी ही क्यों? आजकल के इस फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत मुश्किल है कंज्यूमर के लिए ये डिसाइड कर पाना कि वो किसके पास जाए। जैसे आप आजकल जानते हैं कि बैंक बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचते हैं। अब बैंक, आप ब्रांच में जा रहे हो लेकिन खरीद रहे हो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसको कि एक्चुअली एक इंश्योरेंस कंपनी ने बनाया है, और अगर आपके पास कोई शिकायत है तो आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाओ कि इंश्योरेंस के पास जाओ। शायद हमें और आपको आइडिया होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि कौन सा ठीक रहेगा। काफ़ी लोगों को ये आइडिया नहीं होता है, तो ये एक दिक्कत आती है। और एक और दिक्कत ये है कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट आजकल इस तरह के होते हैं जो कि बहुत मुश्किल है एक कैटेगरी में डालना। जैसे आप यूलिप का उदाहरण लें, यूलिप में इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। अब आप सेबी वाले सिस्टम में जाएं या फिर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास जाएं, ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। तो ये तो हो गई ओम्बुड्समैन की बात। दूसरा विकल्प है आपके कंज्यूमर कोर्ट के पास जाना। अब कंज्यूमर कोर्ट तो काफ़ी सालों से चल रहे हैं और काफ़ी लोगों को उन्होंने उद्धार भी किया है, काफ़ी निर्णय लिए हैं उन्होंने। लेकिन अगर आज की स्थिति आप देखें तो एक बहुत ही बड़ा बैकलॉग है कंज्यूमर कोर्ट में और बहुत समय लगता है वहाँ से निर्णय लेने में और किसी भी शिकायत का निवारण कराने में। ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा क्या है कि कंज्यूमर कोर्ट एक जेनेरिक तरह का मॉडल है जिसमें फाइनेंस का एक्सपर्टीज नहीं होता है, उसकी विशेषज्ञता, उसका अनुभव कम होता है लोगों के पास। जनरल मैटर्स वो लोग देखते हैं ज़्यादातर, और फाइनेंस इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज वाला एरिया है कि उसमें आपको अक्सर ऐसा सुनने में आया है कि जो कंज्यूमर गया, कुछ निवारण हुआ भी लेकिन उससे संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि उसको लगा कि उसका केस समझ ही नहीं पाए कंज्यूमर कोर्ट वाले। तो ये दिक्कतें देख के, ये दोनों जो विकल्प हैं, ओम्बुड्समैन हुआ चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट हुआ,
ये दोनों मिलके भी कंज्यूमर्स को एक पूरी तरह से संतुष्ट करने वाला सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा। कैसे काम करेगी एजेंसी? इस व्यवस्था में क्या होगा कि एक नई एजेंसी बनेगी, उसका नाम होगा फाइनेंशियल रिड्रेस एजेंसी, जिसका काम होगा सभी फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं उनको सुने और उनका निवारण करे। उसके 4 मुझे लगता है खास बातें हैं इस एजेंसी में। पहली खास बात यह कि कोई भी फाइनेंशियल सर्विस हो, उससे रिलेटेड आप कोई भी उससे संबंधित शिकायत लेके इसके पास जा सकते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाऊँ या इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास जाऊँ। दूसरी खास बात क्या है कि जिस तरह से FSLRC ने इसके बारे में कहा है कि इसका ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस जरूर होगा इसका, और कुछ बड़े डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा ऑफिस भी हो सकते हैं। तो एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर के लिए आसान होगा जाना और अपनी शिकायत दर्ज करना और उसके बाद सस्ते में उसका एक निवारण पाना। तीसरी खास बात क्या है कि इसका जो विजन बनाया है FSLRC ने, ये बहुत अच्छा विजन है। ये एक आधुनिक हाईटेक एजेंसी का विजन है जो ईमेल, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिफरेंट अलग अलग तरह की प्रणालियों का इस्तेमाल करेगी और कंज्यूमर्स के लिए नई तरह की सहूलतें लाएगी। FSLRC यानी फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन की सिफारिशें मान ली गई तो आम लोगों तक बैंकिंग और इंश्योरेंस की सुविधाएं काफी आसानी से पहुंच जाएंगी। और कमीशन ने तो यहां तक कहा है कि अगर सरकार वैसे इलाकों में बैंक ब्रांच या किसी कंपनी को अपना कारोबार शुरू करने के लिए कहती है जहां घाटा हो सकता है, वहां सरकार को सब्सिडी भी देनी होगी। तमाम कोशिशों के बावजूद फाइनेंशियल इंक्लूजन का सरकार का सपना साकार नहीं हो पाया है। यूपीए सरकार की गेम चेंजर स्कीम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के रास्ते में यही सबसे बड़ी बाधा है। अभी भी करीब 4.5 लाख गांव ऐसे हैं जहां बैंक की कोई ब्रांच नहीं है। 40% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। 90% लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। FSLRC का मानना है कि इस खराब हालात के पीछे 2 वजह हैं। पहला, फाइनेंशियल सेक्टर में जरूरी कंपटीशन का अभाव और दूसरा रेगुलेटर का कंट्रोल, जिससे जरूरत के मुताबिक नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो पाते हैं। FSLRC ने इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस सुझाव दिए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कंपटीशन का माहौल बनाएं। ऐसी स्थिति बने कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी अपने आप ही ऐसा सोचें कि मुझे गाँव में या गरीबों तक जाके अपनी सेवाएं देनी है। और वो तब होगी मेरी राय में जब कंपटीशन बढ़ेगा और इनोवेशन ज़्यादा होगा अपने फाइनेंशियल सिस्टम में। और इसके लिए IFC ने एक नया तरह का अप्रोच सोचा है। अभी की स्थिति में क्या होता है, हमारी व्यवस्था ऐसी है कि अगर आपको एक नया बैंक खोलना है या नया इंश्योरेंस कंपनी चालू करनी है तो RBI के पास आप जाएंगे बैंकिंग लाइसेंस के लिए, और RBI तय करेगा कि आपको बैंकिंग लाइसेंस दे कि ना दें। लेकिन RBI सिर्फ यही तय नहीं करेगा कि आपको बैंकिंग लाइसेंस दे कि ना दें, वो ये भी तय करेगा कि कितने बैंकिंग लाइसेंस देने हैं एक समय पे। और ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारे देश में हुआ है पिछले 10 साल में एक भी बैंकिंग लाइसेंस ना दें। तो ये जो ताकत है ना, ये ताकत मुझे लगता है कंज्यूमर के खिलाफ जाती है ज़्यादातर तौर पर, बिकॉज मुझे लगता है कंपटीशन ज़्यादातर कंज्यूमर के पक्ष में होता है। वित्तीय संस्थाओं पर कंट्रोल कम से कम हो। जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस अभी हैं, वो अगर कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या कोई नई तरह की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं या कोई नया मॉडल ट्राई करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी की व्यवस्था में जैसे मैंने कहा कि आपको रेगुलेटर की अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसमें सालों लग सकते हैं। उसमें IFC ने क्या कहा है कि आपको सिर्फ इसकी सूचना देनी है रेगुलेटर को, और उसके कुछ समय बाद 2 महीने के बाद आप लॉन्च कर सकते हैं उस प्रोडक्ट या उस प्रक्रिया को मार्केट में। इस 2 महीने के दौरान रेगुलेटर अपना उसका पूरा समीक्षा कर लेगा और समझ जाएगा कि उसके लिए क्या रेगुलेशन बनानी है या उसके लिए कुछ करना है, कुछ और एक्शन लेना है उससे रिलेटेड, तो वो भी उसके लिए ऑप्शन रहेगा। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आराम से इनोवेट कर सकते हैं सालों इंतजार करने के बजाय। अब ये दोनों जो चेंजेस हैं, ये मेरे ख्याल से अपने आप में एक डिफरेंट तरह, एक अलग तरह की क्रांति ला सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में भारत में। फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार के लिए बनाए गए फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन ने सरल शब्दों में काफी लचीले कानून की सिफारिश की है। कमीशन के मुताबिक कानून सिद्धांतों पर आधारित हो ताकि जरूरत पड़ने पर अगर फेरबदल करना हो तो संसद में मंजूरी लेने की लंबी प्रक्रिया में ना उलझना पड़े। कानून
कानून की आसानी से समझ और जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव आज की सबसे बड़ी चुनौती है। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन ने अपनी सिफारिशों में इस पहलू का खास ख्याल रखा है। फाइनेंशियल सेक्टर के कुल 60 कानूनों को मिलाकर एक कानून इंडियन फाइनेंशियल कोड बनाने की कोशिश की गई है। खास बात यह है कि इस कानून में लिखी भाषा काफी आसान शब्दों में है, जो आम लोगों की समझ में आसानी से आ जाए। इंडियन फाइनेंस कोड की जरूरत क्यों? आज अगर किसी को कोई सामान्य चीज भी कानून में पूछना पड़ता है तो उन्हें बहुत सारे कानून पढ़ने पड़ते हैं। बहुत सारे कानून जिसका भाषा बहुत पुरानी हो चुके हैं वैसे भी कानून पढ़ने पड़ते हैं। उनमें इतने सारे क्रॉस रेफरेंस है कि एक कानून पढ़ने के लिए दूसरा कानून भी पढ़ना पड़ता है। ये सब देख के जो कमीशन ने सोचा वो कि इसका ऐसे चलता रहे तो कुछ ही सालों में ये कानून पढ़ने में ज़्यादा समय लग जाएगा जितना मानने में लगेगा। तो इसके हिसाब से कमीशन ने सोचा कि पहले काम है जो इन 60 लेजिस्लेशन है इनको एक जगह लाया जाए। आईएफसी में आप देखेंगे कि एक ही कानून सजेस्ट किया गया है पार्लियामेंट को एनैक्ट करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो कमीशन ने सोचा कि इसको अगर हम जो अलग अलग शब्द को जो डेफिनेशन दिया गया है अलग अलग कानूनों में, इनको अगर हम एक जगह ला सके और एक डेफिनेशन में जितना काम हो सके एक कानून के अंदर वैसे बनाए, ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको हर अलग कानून पढ़ने के लिए अलग डेफिनेशन, और इसको जब कोर्ट में जाता है कोई केस में उसमें कोर्ट को भी और जज को समय ना लगे एक शब्द का अर्थ निकालने में। तो इसके लिए एक ही सेट ऑफ डेफिनेशंस इस कानून में बनाया गया है। और तीसरा जो बहुत ही मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट चीज़ की गई है वो है कि कानून को छोटे सेंटेंसेस में बांटा गया है और उसको सिंपल सेंटेंसेस में बांटा गया है। इससे पढ़ने में आसानी रहती है और जो भी पढ़ना चाहे, ये सिर्फ वकील और जज के लिए नहीं है। अगर कोई फाइनेंस प्रोफेशनल हो जो उसे पता चलना चाहिए कि कैसे कंपनी चलाए जाए, फाइनेंशियल सर्विस में क्या किया जाए क्या ना किया जाए, जिसको बहुत टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं है कानून में, वो भी अगर कोशिश करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वकील बन जाएंगे, पर पढ़ के एक नागरिक की तरह समझ पाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। समय के हिसाब से कानून बदलना आसान। बहुत सारे लेजिस्लेशन जो होते हैं उसमें प्रिंसिपल्स बेस्ड लेजिस्लेशन नहीं होते हैं, और आईएफसी में जो कोशिश किया है कमीशन ने वो कि ये ज़्यादातर प्रिंसिपल्स बेस्ड हो। पर देखा जाए तो जो नॉन प्रिंसिपल्स बेस्ड कानून है उनमें एक और बड़ी मुश्किलें आ जाती है। कभी कभी हमारे कानून में कुछ परसेंटेज हिसाब से बोला जाता है कि कितना एसएलआर रहेगा बैंक का या कितना रिजर्व रहेगा और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये अगर आप एक पार्लियामेंट्री कानून में लिख दें तो इसको बदलने के लिए फिर से आपको पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा। जैसे जैसे इकोनॉमिक हालात बदलते रहते हैं, कभी रिसेशन आता है, कभी इन्फ्लेशन का इशू रहता है, कभी सेविंग्स का प्रॉब्लम रहता है, इनको वक्त के साथ जल्दी जल्दी बदलना पड़ता है। इसलिए अगर जो प्रिंसिपल है कि एक बैंक सेफ रहे, इनके इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, ये अगर कानून में रहता है तो उसका जो रेगुलेटर है वो उसके हिसाब से, समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से जल्दी बदल सकते हैं। चिट फंड कंपनी, बैंक या फिर इंश्योरेंस जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपकी कोई शिकायत है तो उसका निपटारा तुरंत हो सकता है, कोर्ट का भी चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सरकार जिस फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी एफएसएलआरसी की सिफारिशों पर विचार कर रही है, उसने हर जिले में खास कोड बनाने के लिए सुझाव दिया है जहां केवल वित्तीय मामलों की ही सुनवाई होगी। साथ ही रेगुलेटर को पर्याप्त अधिकार देने की भी सिफारिश की गई है। रातों रात निवेश की रकम दोगुना करने का दावा करके भोले भाले इंसानों को ठगने वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पर शिकंजा कसना आज सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी स्कीम चलाने वालों को पकड़ना मुश्किल होता है और अगर पकड़ में आ भी गए तो उन पर आरोप साबित करना उससे भी बड़ी चुनौती, और इसमें लंबा वक्त भी लगता है। इन सब से निपटने के लिए एफएसएलआरसी की टीम ने रेगुलेटर को पर्याप्त अधिकार देने और वित्तीय मामलों को आसानी से सुलझाने के ठोस उपाय सुझाए हैं। प्रभावशाली रेगुलेटर, फैसले जल्द। आज के कानून को देखें, सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, जितने भी रेगुलेटर हैं
जो बिजनेसेस उस रेगुलेटर के साथ रजिस्टर करते हैं, जैसे कि IRD के साथ जो रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक के साथ जो रजिस्टर्ड बैंक है, या सेबी के साथ जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर या एक्सचेंज है, उनके ऊपर इन रेगुलेटर का पावर काफ़ी है। ये अगर कुछ भी गलत करते हैं तो रेगुलेटर इन पे फाइन लगा सकते हैं। पर अगर आप जो बिजनेसेस या लोग रेगुलेटर के पास ही नहीं जाते, उनको परमिशन भी नहीं लेते और खुद से बिजनेस शुरू कर देते हैं, जो कि धोखेदारी की बिजनेस होती है, पैसे उठा के भाग जाने की बिजनेस होती है, ये रेगुलेटर के पास ही नहीं जाते। और इनके लिए जो कानून है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इनके लिए जो करना है, इनके लिए आपको क्रिमिनल कार्रवाई करनी पड़ेगी, इनको अरेस्ट करने के लिए, जेल में डालने के लिए या इनको रोकने के लिए। क्योंकि अगर ये इनको आप फाइन भी ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलेटर को पता भी नहीं है इनके पास कितने पैसे हैं, कहाँ से हैं और किसके पैसे हैं। इसलिए आज जो सेबी रेगुलेशन है उसमें एक इंटरेस्टिंग सिस्टम है कि अगर सेबी को लगे कि कोई सेबी रजिस्ट्रेशन ना करके बिजनेस कर रहा हो और ये गैर कानूनी है, तो सेबी को पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जाना पड़ता है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, और उसको फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को केस शुरू करना पड़ता है। आप अगर देखें आज के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है, इनको स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग से चलती है, पर सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडिंग से चलती है। इसलिए पहले स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग के काम के लिए फंडिंग देनी पड़ेगी, ये मुश्किल चीज़ है। दूसरी बड़ी बात है कि स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास बहुत ही केस लोड है। हमारे देश में जो बाकी गैर कानूनी चीज़ है, IPC के जो केसेस है, बलात्कार के, चोरी के, डकैती के, ये सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर इसके साथ आप एक विशेषज्ञ ज़रूरी काम जैसे फाइनेंस के कोई धोखे का काम लगाएंगे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बर्डन भी बढ़ जाएगा और ये उनके प्रायोरिटी के नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जिसमें किसी को जख्म पहुंच गई हो। इसलिए IFC में कमीशन ने सोचा कि जैसे कि करप्शन के लिए हमने की है, दो बहुत अहम बात करनी चाहिए इसमें। पहली काम कि जब भी कोई फाइनेंस रिलेटेड क्राइम हो, इसके लिए रेगुलेटर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने की इजाज़त दी जाए, ताकि रेगुलेटर कोई विशेषज्ञ लॉयर जिसे फाइनेंस के बारे में समझ में आए वो केस फाइल कर सके, वो केस प्रोसिक्यूट कर सके। दूसरी पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एस्टैब्लिश करने में, जिसमें जो अदालत में जो जज बैठेंगे उनको भी इस कॉम्प्लेक्स इशू के बारे में समझने की टाइम मिले, उनको एक्सपर्टीज़ हो, ताकि ये केस जल्दी ख़त्म हो।